हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 7 स्टडी करेंगे। ये है फ्रेंड्स आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। तो 2-3 पार्ट में इसको हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम जानने क्या वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे, हाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव ब्रॉट ट्रांसफॉर्मेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे सर्विस इंडस्ट्री हो गई आपकी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, इन सभी जो सेक्टर्स हैं उन पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो इकोनॉमी लेवल पर रिफॉर्म किए गए उनका क्या इफेक्ट हुआ है, उसी के बारे में हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ड्यूरिंग लास्ट 3 डिकेड्स हैव अनएम्बिगुअसली अल्टर्ड द इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ कंट्री। तो ये कह रहे हैं कि पिछले जो 3 डिकेड यानी पिछले 3 दशकों में अगर देखा जाए तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए, जो चेंजेज आए हुए हैं, उन्होंने इकोनॉमी के लैंडस्केप को ही पूरी तरह से चेंज कर दिया है। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, जैसे पहले बिजनेस अगर आपको करना है, मान लेते हैं एक कंपनी आपको इस्टेब्लिश करनी है, तो कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए आपको बहुत सारे रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं। आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी होगी, आपको जीएसटी पे करना होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलना होगा, वहाँ से कनेक्शन लेना होगा, आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने होंगे। तो मतलब आप सोचो कि एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, जैसे टाटाज़ वगैरह होते हैं, वो अगर मानिए कार की फर्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कहीं पर, तो कितने सारे प्रॉब्लम्स आपको लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी, इनको समराइज करके, जैसे आप सोचिए कि एक कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए अगर आपको 36 डिपार्टमेंट से अगर अप्रूवल लेना पड़ रहा है, तो ये कितना चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। उसी जगह पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कंसेप्ट इसीलिए लेकर के आया गया है कि ताकि आपको ये 36 प्लेसेस पर ना जा करके, यू वांट टू एस्टेब्लिश ए कंपनी, आपको सिर्फ एक जगह अप्रोच करना होगा और आपको सारे अप्रूवल उसी जगह पर अवेलेबल करवाने की कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा हो पाए, अभी है नहीं एक्चुअल में, अगर ऐसा हो पाए तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये जो रिफॉर्म्स हैं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, स्ट्रक्चर में पूरा चेंज किया जा रहा है ताकि जो है चीज़ें बदलें फ्रेंड्स। वही तो यही बात कही गई कि लेकिन फिर भी इन द पास्ट बहुत सारे चेंजेज हमारे देश में आए हुए हैं पिछले 3 दशकों में, पिछले 30 सालों में अगर देखा जाए तो उन्होंने हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसको चेंज किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। However, there are certain questions concern that have always been source of discomfort and have acquired a new relevance in economy, moved to higher growth trajectory in recent year। तो कह रहे हैं कि मतलब भले ही हमारी इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे कंसर्न हैं जो कि मतलब हमें डिस्कम्फर्ट महसूस करवाते हैं। अभी हम आगे वो समझेंगे कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो कि हमें डिस्कम्फर्ट देते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी हमारी आगे तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वैसे वैसे इन क्वेश्चंस का आंसर जानना हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, हाउ इंक्लूसिव आवर ग्रोथ प्रोसेस इज, इनका सवाल है कि हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो कितनी इंक्लूसिव है, यानी कितना लोगों को एक साथ ले करके चल रही है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 10% के रेट से, जीडीपी इकोनॉमी जो भी कहिए, हमारी जो इकोनॉमी, हमारी जीडीपी है वो 10% के रेट से अगर ग्रो कर रही है, अगर आपने ये बात कह दी, तो अगर 10% के रेट से बढ़ रही है तो क्या इसका फ़ायदा केवल बड़े बिजनेसमैन को हो रहा है या आम आदमी की भी इनकम में 10% की वृद्धि हुई है, कुछ इस टाइप की? तो वही पूछ रहा है कि हमें ये जानने की ज़रूरत है, मतलब कितनी इंक्लूसिव हमारी ग्रोथ है। आर बी मूविंग टुवर्ड अफोर्डिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ टू पीपल एट लार्ज। तो लोग, पीपल एट लार्ज मतलब गरीब तबके के लोग जो हैं, क्या वो एक डिसेंट लाइफ जो है अफोर्ड अब कर सकते हैं? क्या हम ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी बात ठीक है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, पर क्या गरीब व्यक्ति जो है वो एक अच्छी और स्टैंडर्ड लाइफ अब अफोर्ड कर सकता है? जब आपके पेट्रोल के प्राइस और डीजल के प्राइस 100 रुपये क्रॉस कर रहे हैं, तो ऐसे में इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर निगेटिव ही आता है। हाउ द रिफॉर्म ब्रॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। साथ ही साथ में जो भी रिफॉर्म किए गए हैं, इकोनॉमिक मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस जो किए गए, जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं, उन्होंने जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनमें मतलब किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस लाए हुए हैं? क्या सभी इंडस्ट्री पे उतना ही, मतलब सभी सेक्टर्स पर वैसे ही असर हुआ है या कोई सेक्टर है जिस पे ज़्यादा असर हुआ, किसी दूसरे पे कम असर हुआ? जैसे एक वो बोलते नहीं है, एक एग्जांपल यहाँ पर लीजिए कि सभी सेक्टर, इकोनॉमी के सभी सेक्टर पर अच्छा असर नहीं पड़ा है, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर उतना नहीं डेवलप किया जितना होना चाहिए था। हाँ, हम सर्विस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर लिए गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री अब 50% जो है, मतलब हमारा योगदान सर्विस इंडस्ट्री का ही हो गया है। जैसे एक ग्रीन वो
ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, हरित क्रांति आई हुई थी। लेकिन अगर आप देखो फ्रेंड तो हरित क्रांति का ज़्यादा असर जो हुआ है वो पंजाब और हरियाणा के राज्यों पर हुआ है। उसी जगह कई ऐसे राज्य हैं जो कि बिल्कुल भी हरित क्रांति का कोई बेनिफिट ले नहीं पाए हैं। तो वही कह रहे हैं कि मतलब हाउ इंक्लूसिव वी आर गोइंग, है ना? कितना अच्छे से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, उसी के बारे में ये बात हो रही है। तो हमने ये देखा कि पिछले 3 दशकों में जो भी स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म किए गए हैं, उन्होंने इकोनॉमी के मतलब पूरे पैटर्न को ही चेंज करके रख दिया, इसमें कुछ कोई डाउट नहीं है। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें डिस्कम्फ़र्ट देते हैं और ये और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाते हैं जैसे-जैसे इकोनॉमी हमारी और अच्छे से ग्रोथ की तरफ बढ़ती है, वैसे-वैसे ये क्वेश्चन और रिलेवेंट हो जाते हैं कि मतलब क्वेश्चन्स क्या हैं जो हमें डिस्कम्फ़र्ट देते हैं कि कितनी इंक्लूसिव हमारी ग्रोथ है ना? क्या एक गरीब आदमी जो है एक डिसेंट लाइफ़ जी सकता है, इस तरफ हम बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में क्या जो चेंजेज़ आए हुए हैं, स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म जो किए गए हैं, उन्होंने क्या इकोनॉमी के डिफरेंट-डिफरेंट सेक्टर को बराबर अफ़ेक्ट किया हुआ है, क्या चेंजेज़ लेकर आए हैं? ये सारे क्वेश्चन्स हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्या-क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हुए हैं इकोनॉमी के डिफरेंट-डिफरेंट सेक्टर्स में। ट्रांसफ़ॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी इज़ क्वाइट अपैरेंट फ्रॉम नोटिसेबल चेंजेज़ दैट हैव अकर्ड इन सेक्टोरल कंपोज़िशन ऑफ आउटपुट। तो इकोनॉमी में जो चेंजेज़ आए हैं, जो ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हुए हैं, उनको हम नोट कर सकते हैं। कैसे नोट कर सकते हैं? जो आउटपुट है उसमें जो सेक्टर वाइज़ चेंजेज़ आए हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है। अभी देखते हैं कैसे? द शेयर ऑफ सर्विस इन द नेशनल इनकम हैज़ स्टेडीली इंक्रीज़्ड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फॉल इन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ओवर द ईयर्स। तो जो इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म है उसमें असर क्या आया हुआ है कि सर्विस सेक्टर का जो शेयर है मतलब जो हमारी नेशनल इनकम थी, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अ इंक्रीज़ हुआ है, सबसे ज़्यादा जो कमा करके अभी दे रहा है, वो अपना सर्विस सेक्टर है। यानी सर्विस सेक्टर अगर पहले 12% के लिए लायबल था, तो अभी ये 50% जो इनकम आ रही है हमारी नेशनल इनकम, वो सर्विस सेक्टर से आ रही है। उसी के साथ-साथ अब चूँकि सर्विस इंडस्ट्री बढ़ी है, तो उसके बदले में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जो हमारी इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह हैं, उनमें घटत आई है। एग्रीकल्चर का शेयर घटा है और साथ ही साथ इंडस्ट्री का भी शेयर घटा है, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री आगे बढ़ी है फ्रेंड्स, ओके। सर्विस सेक्टर हैज़ नाउ अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द टोटल आउटपुट। तो जितना भी हमारा आउटपुट निकल रहा है, जितनी भी हमारी इनकम निकल रही है, उसमें से आधा यानी 50% शेयर तो केवल सर्विस इंडस्ट्री का ही है, सर्विस सेक्टर का ही है, ओके। उसके बाद में जो इंडस्ट्री का शेयर है, वो पहले 20% था, अब बढ़ कर के 32% हो गया है, ओके। तो यानी 50% जो है सर्विस इंडस्ट्री ने एक्वायर कर रखा है, पहले 20% था जो है जो इंडस्ट्री थी मतलब सर्विस सेक्टर को छोड़ दिया तो बाकी जितनी इंडस्ट्री थी, वो पहले 20% जो है इनकम जनरेट करती थी, अब उनका शेयर 32% हो गया है, ओके। जबकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो पहले जो है मतलब 50% से ज़्यादा उसका योगदान होता था, लेकिन अभी देखा जाए तो करंट टाइम पे 15% ही उसका योगदान रह गया है। ठीक है फ्रेंड? तो ये हो गया जो एग्रीकल्चर था फ्रेंड उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता था, जो इंडस्ट्री थी उसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता था। सर्विस सेक्टर को जो है आप टर्शियरी मानकर चलते थे। लेकिन अभी उल्टा हो गया है, जो प्राइमरी सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, उसका योगदान सिर्फ 15% के आसपास ही रहेगा। मतलब एग्रीकल्चर का उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि सर्विस इंडस्ट्री का विकास हुआ। मतलब यही जो यहाँ पर ये कह नहीं रहे हैं कि मतलब जो अगर हम इकोनॉमी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको हम देख सकते हैं कैसे कि कैसे सेक्टोरल कंपोजिशन आउटपुट का कैसे चेंज है, उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं। पहले जो हमारी इकोनॉमी थी, वो जो है उसमें एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा योगदान था। अभी जो इकोनॉमी है उसमें सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा योगदान है, जबकि एग्रीकल्चर का योगदान और इंडस्ट्री का योगदान घट चुका है, ओके। जो हमारी नेशनल इनकम है उसमें 50% योगदान किसका है? हाफ़ ऑफ टोटल आउटपुट का या हाफ़ ऑफ टोटल इनकम का जो योगदान है वो सर्विस सेक्टर अकेले कर रहा है। यानी हम सर्विस ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं। सर्विस सेक्टर क्या होता है फ्रेंड? जैसे ये जो आपका होटल वगैरह होते हैं या फिर जो है कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए अगर आपने प्रोडक्ट बेचा, जैसे आपने फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, है ना? सोफ़ा, है ना? अलमारी, ये सारी चीज़ें अगर बेची, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गई, क्योंकि इसमें कोई सामान बेचा जा रहा है। जहाँ पर सर्विस बेची जा रही है, जहाँ पर हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ बेच नहीं रहे हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल के लिए एजुकेशन भी एक सर्विस इंडस्ट्री ही है एक तरीके से, क्योंकि इस समय मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, है ना? या फिर कोई टीचर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, कोई किताब आपको नहीं बेची जा रही है। हम इस समय ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक तरीके से आपको सर्विस जो है आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया सर्विस इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट। आई बिलीव कि अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।
तो जो इंडस्ट्री का शेयर था पहले 20% था, वो बढ़ कर के 32% हो गया है, जबकि एग्रीकल्चर का जो हमारा योगदान है वो घट करके सिर्फ 15% रह गया है इकोनॉमी में। तो ये सारे मतलब चेंजेज़ आए हुए हैं, जो भी पिछले रिफॉर्म्स लिए गए उनका असर है। दिस पॉजिटिव परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी सीम्स टू बी एन आउटकम ऑफ रिफॉर्म encompassing a range of measures that led to transformation spreading all over the मतलब ओवर ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक जेनरिक सा स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस हमारे इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की आई है, वो उसके पीछे कारण क्या है? इट इज़ आउटकम ऑफ रिफॉर्म। ये जो रिफॉर्म किए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो मेजर्स लिए गए हैं, उनकी वजह से जो है ऑल ओवर मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जो है चेंजेज आए हुए हैं। अब देखिए, सरकार के जो फैसले होते हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं। कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? जैसे कुछ समय पहले तक आपको याद हो, आपको जब भी कहीं पर अपनी मार्कशीट, सर्टिफ़िकेट जमा करना होता था, तो आपको क्या करना पड़ता था? उसको किसी न किसी मतलब अटेस्ट करवाना पड़ता था, किसी व्यक्ति से साइन करवाना पड़ता था, जो कि एसडीएम या फिर जो है रेपुटेड डॉक्टर हो, इस तरीके की रैंक के। तो अब आपको क्या करना पड़ता था? अब सोचिए, अगर 2 लाख स्टूडेंट को मतलब कहीं पर ऐसा करना पड़े, तो वो 2 लाख लोगों को ढूँढते थे, परेशान होते थे। फिर गवर्नमेंट का डिसीज़न आया कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सेल्फ अटेस्ट करके दे देते हैं तो दैट विल बी ओके। अब ये मतलब एक छोटा-सा इंस्टेंस है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट कितना ज़्यादा है लोगों के ऊपर, आप उसको फ़ील करिए। तो ये होता है रिफ़ॉर्म का मतलब, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन बॉट इन हाई डिग्री ऑफ बॉट इन, तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने लाया हुआ है हाई डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबसेगमेंट ऑफ रियल एज़ वेल एज़ फाइनेंशियल सेक्टर। तो ये जो भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, उन्होंने क्या किया? हाई डिग्री का, बहुत अच्छे लेवल का सोफिस्टिकेशन मतलब निपुणता लाई हुई है, एफिशिएंसी लेकर के आए हुए हैं। जितने भी चाहे वो रियल सेक्टर हो, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर हो, उनके सभी सब सेगमेंट में जो और उनके सब पार्ट्स हैं, उन सभी में अब हम पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। जैसे 24 आवर्स लाइट अवेलेबल रहने लगी है, पहले नहीं रहती थी। जो हमारा दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है, वो ज़्यादा डेवलप क्यों है? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्ट के साधन अवेलेबल हैं। कोई भी माल अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, से फॉर नोएडा में आपने मैन्युफैक्चर किया, तो उसको विदेश में भेजना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। अगर आप चेन्नई वगैरह साइड में रहते हैं, तो वहाँ पर वो है मतलब शिप वगैरह के ज़रिए आसानी से भेजा जा सकता है। लेकिन उसी जगह पर आप जो है दूर-दराज के ऐसी जगहों की कल्पना कीजिए, जैसे जहाँ से कि मतलब अगर फ्लाइट से जाना है मान लीजिए, तो उसे फ्लाइट तक ले जाने में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा अवेलेबल नहीं है, 24 घंटे बिजली अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम्स थी। ये सारे चेंजेज़ लेकर के आए हैं। जैसे पहले हम 2G यूज़ किया करते थे, बल्कि 2G भी नहीं था एक समय पे, फिर 2G आया। करंट टाइम पे हम 4G जो है यूज़ कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम 5G और 6G जो भी आएँगे वो यूज़ करेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेज़ होते हैं और ये काम गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो वही सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने चेंजेज़ किए हैं और जिसका ये असर पड़ा हुआ है हमारे ऊपर। मोreover डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज़ बिकम फार मोर इंटीग्रेटेड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड व्हिच इज़ विजिबल नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग ट्रेड वॉल्यूम, फाइनेंशियल फ्लो फ्रॉम एंड टू आउटसाइड द वर्ल्ड हैज़ आल्सो बीन। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है डोमेस्टिक घरेलू जो इकोनॉमी है, वो जो है अब दुनिया के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ गई, इंटीग्रेट हो गई है। और इस बात को हम कैसे देख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग ट्रेड वॉल्यूम। अब जो है ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है, हमारा बिज़नेस बढ़ता जा रहा है और जो फंड का फ्लो हो रहा है, पैसे का लेन-देन हो रहा है, चाहे हमारे पास आए, चाहे बाहर की दुनिया में जाए, वो भी हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता जा रहा है। देयर आर सम एक्सपर्ट, अब कुछ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो कि आर्गुमेंट करते हैं कि जो इंडिया का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो जो पॉलिसी ओरिएंटेशन चेंजेज़ लाए गए थे 1980 में, उसकी वजह से हुआ, ना कि जो रिफ़ॉर्म 1990 में किए गए हैं। मतलब अब ये एक बात है जो डिस्कस करने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, तो ये हमने समझा दिया आपको कि जो हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमी है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसमें सर्विस इंडस्ट्री का जो शेयर है, वो 50% से मतलब बढ़ करके 50% हो गया है, जबकि एग्रीकल्चर का शेयर और इंडस्ट्री का शेयर जो है घट गया है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म हुए थे, उसकी वजह से कौन-सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो कर गई? तो सर्विस इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा ग्रो कर गई। सबसे ज़्यादा हैम्पर कौन-सी इंडस्ट्री हुई है? तो सबसे ज़्यादा असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर पड़ा है। ओके? अभी करंट टाइम पे एग्रीकल्चर ये आपसे पूछ सकते हैं कि जो सर्विस इंडस्ट्री है, उसका शेयर कितना है इन नेशनल इनकम में?
32% है, ओके। एग्रीकल्चर का शेयर कितना है? 15% है, ओके। सर्विस इंडस्ट्री जो है 50% के लिए अकाउंटेबल है। तो ऐसे क्वेश्चन्स आपसे बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। फिर ये सारी जनरल बातें हैं कि मतलब जो भी चेंजेज़ आए हैं, उसके पीछे जो हमारी सरकारों ने जो डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं, उनकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है, वो आगे बढ़ी है, ओके। उसके बाद में जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आए हुए हैं, वो उनकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे रियल सेक्टर हो, उनमें सोफ़िस्टिकेशन आया हुआ है। अब हम पहले से अच्छा काम कर पा रहे हैं, ये सारा है ना, ठीक है? उसके बाद में अगर हम देखें डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है अब हमारी दुनिया के साथ में ज़्यादा इंटीग्रेटेड महसूस की जा सकती है, देखा जा सकता है क्योंकि जो ट्रेड का वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा लोग मतलब मात्रा में इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ भी हम देख सकते हैं कि ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ा है, साथ ही साथ में जो भी फंड का फ्लो था, चाहे विदेश से हमारे देश में है ना, चाहे हमारे देश से विदेश में जाना, वो सारा पैसा जो है मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ओके। उसके बाद में कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि जो 1980 में पॉलिसी चेंजेज़ लाए गए थे, उसकी वजह से इकोनॉमी हमारी जो है ट्रांसफ़ॉर्म हुई है। कुछ लोग जो है बहस करते हैं कि ये 1990 के दौरान जो रिफ़ॉर्म्स लिए गए, तो उनकी वजह से हुई है, ठीक है। फिर भी ये माना जा सकता है कि अगर जो 1980 में जो डिसीज़न लिए गए थे, अगर उनको जो है 1990 में जो रिफ़ॉर्म किए गए वो ना किए जाते तो 1980 वाला जो काम हुआ था, वो नल एंड वाइड हो जाता, खराब हो जाता, ओके। इम्प्रूवमेंट 1980 माइट हैव रन आउट ऑफ स्टीम। अगर 1980 में मतलब कहने का एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक में चेंजेज़ आने शुरू हुए थे, 1980 में जो भी पॉलिसी बनाई गई तो उसकी वजह से शुरुआत तो हो गई थी। लेकिन अगर फर्दर रिफ़ॉर्म जो 1990 के दौरान अगर ना किए गए होते, तो शायद जो है ये आगे ना बढ़ पाता, उसका फ़ायदा ना मिल पाता। अब ये कहना चाहते हैं कि व्हाइल एकेडमिक डिबेट अब इस बात पर बहस अभी भी चली हुई है कि 1980 की वजह से हुआ कि 1990 की वजह से हुआ और वो इश्यू अभी भी रिज़ॉल्व्ड है, मतलब अनरिज़ॉल्व्ड है। अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि 80 की वजह से 1980 के दशक के फैसले हमें काम आए हैं, 1990 के दशक के फैसले हमारे काम आए। उस पर अभी भी कोई मतलब वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ नियर कंसेंसस फिर भी एक सहमति है कि विथ रिगार्ड टू इम्पोर्टेंट रोल ऑफ लिबरलाइजेशन प्रोसेस इनिशिएटेड इन अर्ली 90s इन प्लेसिंग द इकोनॉमी ऑन हायर ग्रोथ पाथ। फिर भी इस बात की सहमति है सबके अंदर में कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है हाई ग्रोथ पर गई हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल लिबरलाइजेशन प्रोसेस का हुआ है फ्रेंड्स, ओके। तो अब ये लिबरलाइजेशन प्रोसेस क्या थी फ्रेंड्स? तो देखिए, मनमोहन सिंह जो है जब वित्त मंत्री थे, उन्हीं के दौरान हमारी इकोनॉमी को पहले क्या था कि हम कंज़र्वेटिव माइंडसेट के साथ चल रहे थे कि हम जो है अपने देश का व्यापार अपने देश के साथ ही करेंगे और दूसरे देशों के साथ में हम व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन 1990 के दौरान में इस चीज़ को हटाया गया, इस रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया और सभी देशों के साथ में हम व्यापार कर सकते हैं, सभी देश हमारे देश के साथ व्यापार कर सकते हैं। इस बात के लिए पूरी आज़ादी दी गई, नियमों में चेंजेज़ किए गए। वही आपका लिबरलाइज़ेशन प्रोसेस है। जैसे अभी नहीं वो होता है एफडीआई वगैरह जो आया है कॉन्सेप्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो उन वो सभी चेंजेस आए हैं, ओके। द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट असर इन 1991 पुट फॉरवर्ड सम इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन। अब 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है उसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चंस उठते हैं। मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई 1991 में ही ये काम क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं हुआ, है ना। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड इज अबाउट द टाइमिंग ऑफ रिफॉर्म। मतलब सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि रिफ़ॉर्म की जो टाइमिंग थी, व्हाई द रिफ़ॉर्म वर स्टार्टेड ओनली इन 1991 व्हाई नॉट अर्लियर? सवाल ये है कि भई इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म अगर हम कर सकते थे, करने के कैपेबल थे तो 1991 में ही हमने इसकी शुरुआत क्यों की? उससे पहले हम 1947 के मतलब जो है हमने आज़ादी पाई हुई है, उसके बाद से लेकर के 1991 तक हमने क्यों वेट किया और तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में आना चाहिए, ओके, 1991 वाला। हाउ द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म कंटिन्यू डिस्पाइट चेंज इन रूलिंग पार्टी एट सेंटर। दूसरा सवाल ये है कि मतलब चलो मान लो 1991 में मान लेते हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी रही होगी जिसने ये रिफॉर्म लाया, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिफॉर्म की जो प्रोसेस वो कंटिन्यू कैसे रह गई, जबकि सेंटर पर केंद्र में जो सरकार थी वो बदल गई, रूलिंग पार्टी बदल गई, उसके बावजूद ये रिफॉर्म कंटिन्यू कैसे रह गए। दूसरा सवाल है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रिफॉर्म सस्टेन एंड रिमेन इन रिवर्स इरिवर्सिबल डिस्पाइट वेरियस हर्डल्स एंड हिकअप्स। काफ़ी सारी बाधाएँ और समस्याएँ आने के बावजूद भी कैसे जो ये रिफ़ॉर्म का जो डायरेक्शन था, जो दिशा थी, वो सस्टेन कर गई, होल्ड कर गई अपने आप को, कैसे हम आगे बढ़ते रहे। मतलब कहने का इनका ये है कि मतलब 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब 1991 में ही क्यों? उसके पहले हमने इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म क्यों नहीं किए? तो पहला क्वेश्चन आप ये मतलब यही पूछना है कि मतलब भई 1991 में ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन क्यों स्टार्ट की? तो टाइमिंग ऑफ रिफ़ॉर्म एक कंसर्न बन गया। दूसरा कंसर्न ये है कि मतलब
अगर आपने रिफ़ॉर्म ले आए और प्रोसेस शुरू कर दी, फिर भी केंद्र में पार्टियाँ बदलती रहीं, कभी किसी का मतलब कोई प्रधानमंत्री रहा, कभी कोई पार्टी ने रूलिंग करी है, उसके बावजूद भी हमारे रिफ़ॉर्म कैसे कंटिन्यू रह गए? और तीसरा क्वेश्चन है कि मतलब ये डिफरेंट बाधाएँ और हिकअप्स के आने के बावजूद भी कैसे जो है मतलब रिफ़ॉर्म लगातार चलते रहे और हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाते रहे, ओके? उसके बाद में इन क्वेश्चन्स के आंसर जो हैं, द आंसर टू दीज़ क्वेश्चन टू अ लार्ज एक्सटेंट लाई इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ इंडियन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। तो ये कह रहे हैं इसका जो जवाब है, इस बात का जो जवाब है, जो ये सारे क्वेश्चन्स हैं आपका उनका जवाब है। उनके पीछे जो कारण है, अगर आप देखोगे तो जो हमारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो चेंजेज़ आए हैं, उनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, उन्हीं की वजह से ये सब हो पाया है। मतलब पार्टियाँ भले ही चेंज होती रहीं, फिर भी रिफ़ॉर्म होते रहे। जैसे कोई एक सरकार है, उसने कहा कि जो है दिल्ली में मेट्रो बननी है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में मेट्रो का ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, जब मेट्रो स्टार्ट हुई, शीला दीक्षित उस समय चीफ मिनिस्टर थीं। उन्होंने चेंजेज़ लाने की शुरुआत की, दिल्ली में मेट्रो लाई गई। उसके बावजूद भी फिर वहाँ पर कांग्रेस हटी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी जो है चीफ मिनिस्टर बने और जब उन्होंने तो अब ऐसा नहीं हुआ ना कि मेट्रो जो है बननी बंद हो गई। डिफरेंट लाइन्स उसमें और भी जुड़ रही हैं। मतलब उसका मतलब मान लीजिए पहले 200 किलोमीटर थी, तो अब 300 किलोमीटर हो गया है। इवन इफ चीफ मिनिस्टर हो सकता है आम आदमी पार्टी के बाद में कोई और पार्टी भी बनाती है, मान लेते हैं कोई और पार्टी वहाँ पर रूल करने के लिए अगले 5 सालों के लिए आती है, तो ऐसा नहीं कि वो मेट्रो का काम बंद कर देगी, वो और हो सकता है कुछ और नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए, इवन मेट्रो को भी एक्सपेंड करे। तो वही जो कहने का मतलब है कि भले ही पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, हर्डल्स और सारी प्रॉब्लम्स आई, उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ते रहे हैं क्योंकि अब इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसके पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में चेंजेज़ हो गए हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट दूर हो गया है कि अब आपको बिना काम किए हुए शासन करने वाली कहानी खत्म हो गई, जो ये कहना चाहते हैं। ओके? बस ये जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ नहीं है फ्रेंड्स, जो रिलेवेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग जो है अलग-अलग पार्टियों के फॉलोवर हों और मेरी ये बात जो है आपको अच्छी ना लगे तो उसके लिए सॉरी है। एज़ वन एविड फॉलोवर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुट इन द ग्रेटेस्ट चेंज हैज़ बीन इन पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स रिफॉर्म। ओके? तो जो इनका कहने का मतलब है जिसने इंडियन इकोनॉमी का जो अच्छा फॉलोअर है, जिसने शुरू से इंडियन इकोनॉमी को गर्त से ऊपर उठते हुए देखा हुआ है, वो ये मानेगा कि मतलब ये जो ग्रेटेस्ट चेंज आए हुए हैं, वो उस इस वजह से आए हैं क्योंकि हमारे जो डेमो मतलब जो है जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था रिफॉर्म की तरफ, उसकी वजह से हुआ है। मतलब जो भी सरकार आई है उसने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है रिफॉर्म को लेकर के, इसी वजह से ये जो इकोनॉमी है हमारी वो आगे की तरफ बढ़ी हुई है। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। बिसाइड्स ब्रिंगिंग अप ऑफ ट्विन इकोनॉमिक इम्बैलेंस, तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन से ट्विन इकोनॉमिक इम्बैलेंस है जो इंडिया फेस करती है? तो फिस्कल क्राइसिस एंड एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस, दो तरीके के क्राइसिस को फेस करती है इंडिया। इकोनॉमिक इम्बैलेंस के नाम से इसे जाना जाता है। फिस्कल क्राइसिस, राजकोषीय घाटा जिसे कहते हैं, राजकोष में पैसा ना होना, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम डेवलपमेंट को आगे ले जा सकें। साथ ही साथ में विदेशी दूसरे देशों को पेमेंट करने की क्राइसिस। जब मैं ये बात कर रहा हूँ फ्रेंड, तो मैं 2022 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1990 के अराउंड की बात हो रही है। 1980 1990 के दौरान हम ये सब चीज़ें फेस किया करते थे, है ना? जैसे अब आप बोलोगे कि विदेशों को पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आई एग्री विद दैट, लेकिन वो भी करंट टाइम का सिचुएशन है। बट उस समय वित्तीय घाटा तो अभी भी खैर हमें चल रहा है, फिस्कल क्राइसिस तो हम महसूस करते हैं, लेकिन ये है कि एक्सटर्नल पेमेंट का उतना प्रॉब्लम नहीं रह गया है। बट फिर भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया कौन से ट्विन इकोनॉमिक इम्बैलेंस को फेस करती है, तो याद रखिएगा, एक फिस्कल क्राइसिस है, दूसरा एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस है। द टाइमिंग ऑफ रिफॉर्म मे हैव बीन द आउटकम ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल इवेंट्स। अब ये कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म हुए हैं, वो उस समय क्यों है, उसके पीछे कारण हो सकते हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पॉलिटिकल इवेंट, जो मतलब देश-विदेश में जो पॉलिटिकल घटनाएँ हो रही थी, उनकी वजह से ऐसा हुआ है, जो रिफ़ॉर्म्स आए हुए हैं। इंटरनेशनल स्तर पर अगर बात की जाए, मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कहा जाए, तो 2 मेजर इवेंट हैं, जिनकी वजह से ये चेंजेज़ आए हुए हैं। 2 मेजर इवेंट्स क्वेश्चन द बेसिक प्रीमिस ऑफ आवर अर्लियर सोशल कंसेंसस रिगार्डिंग द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो जो 2 मेजर इवेंट्स हुई थी, जिनकी वजह मतलब जो है इंटरनेशनली अगर देखा जाए, 2 जो मेजर इवेंट हैं, जो कि ये मतलब हमारे लिए क्वेश्चन खड़ा करती हैं कि जो हमारी पहले की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी थी, वो अच्छी थी या खराब थी? तो कौन-सी 2 इवेंट्स हैं? पहला इवेंट है जो है कोलैप्स ऑफ एरेस्टवाइल यूएसएसआर, है ना? तो सोवियत संघ रूस जो बना था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से यूएसएसआर बनता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत रिपब्लिक
सोशलिस्ट, तो जो सोवियत संघ रूस था, उसका कोलैप्स कर जाना पहला कारण था, जिसकी वजह से मतलब ये कोलैप्स कर गया। यहाँ पर इकोनॉमी अलग तरीके से चलाई जा रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रही। तो यूएसएसआर में, अगर मैंने पहले भी एक आध वीडियो में ज़िक्र किया होगा, कॉन्सेप्ट क्या था कि जो किसानों को, किसी को मालिक को, मतलब जो जैसे अभी ज़मीन होती है, जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, वहाँ हमारे देश में क्या होता है, उसमें ये रामचंद्र की ज़मीन है, ये श्यामचंद्र की ज़मीन है, ऐसे होता है। लेकिन यूएसएसआर का जब कॉन्सेप्ट था, तो वहाँ पर क्या था कि जो लैंड होती थी फ्रेंड्स, वो किसी व्यक्ति की नहीं होती थी, किसी व्यक्ति विशेष का उसका अधिकार नहीं होता ना, वो गवर्नमेंट की होती थी और लोग उस पर काम करके प्रोडक्शन किया करते थे। लेकिन ये जो मॉडल था वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल नहीं पाया, जिसकी वजह से मतलब यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया एंड ईस्ट यूरोपियन सोशलिस्ट रिजाइम एंड देयर मार्च टुवर्ड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम। तो यूएसएसआर का कोलैप्स होना एक कारण था, और साथ ही साथ में इनका जो ईस्ट यूरोपियन जो सोशलिस्ट लोग थे, वो जो है मतलब वो आगे बढ़ गए किसकी तरफ, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ। ये लोग मतलब अब मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को लेकर के आए, सोशल इकोनॉमी की जगह पर। तो एक ये वजह थी जिसकी वजह से रिफॉर्म में मतलब रिफॉर्म होना शुरू हुआ। दूसरा सेकंड कारण था स्पेक्टेकुलर सक्सेस ऑफ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी ऑफ चाइना। 1978 में जब चाइना ने अपने आप को पूरे देश दुनिया के लिए खोला उसे, है ना, 1978 में, तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी ऑफ चाइना लेकर के आया था, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी लेकर के आया एंड इट्स एसोसिएटेड सक्सेस इन पॉवर्टी रिडक्शन। तो जब ये मतलब इसने देश, पूरे दुनिया के लिए इसने अपने आप को ओपन अप किया है, सोशलिस्ट मार्केटिंग, सोशलिस्ट मार्केट लेकर के जब आया 1978 में, तो उसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो इनका मॉडल था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और गरीबी बहुत ज़्यादा हद तक इन्होंने कम करी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोवर्टी रह गई है। दैट रेजेज कंसर्न अबाउट द इफिकेसी ऑफ इंडियाज इनवर्ड ओरिएंटेशन स्ट्रेटजी। तो अब जब चाइना ने ये काम कर लिया कि वहाँ पर गरीबी को घटा लिया, तो उससे सवाल उठे इंडिया की जो अपनी खुद की स्ट्रेटजी थी उस पर, कि भाई अगर 1978 से इन्होंने ओपन अप किया इकोनॉमी को और जो है गरीबी हटाई है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है। तो ये 1978 की बात है जब इसने ओपन अप किया, तो तभी जाकर के 1991 में ये जो हमारे रिफॉर्म्स वगैरह आए हैं, वो इसी वजह से आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया, हमने ये भी समझ लिया। तो ट्विन क्राइसिस की अगर हम बात कर लें, तो ट्विन इम्बैलेंस जो ट्विन इकोनॉमिक इम्बैलेंस जो हुआ था, उसमें दो चीज़ें थी, फिस्कल क्राइसिस होती थी, एक्सटर्नल पेमेंट की क्राइसिस होती थी। ओके, उसके बाद में जो रिफॉर्म की टाइमिंग है, अगर बात की जाए रिफॉर्म की जो टाइमिंग है, उसके पीछे इंटरनेशनल स्तर पर या देश स्तर पर, घरेलू स्तर पर जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुई उनका असर हुआ है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए, तो जो मेजर इवेंट थी जिन्होंने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में रीथिंक करने के लिए कहा, कि मतलब अभी आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। एक तो यूएसएसआर जब कोलैप्स कर गया, है ना, सोवियत संघ रूस का जब कोलैप्स हुआ, और उसके साथ ही साथ में जो ईस्ट यूरोपियन सोशलिस्ट जो देश थे, वो जो है बढ़ गए किसकी तरफ, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ। तो एक इसने भी क्वेश्चन खड़ा किया कि शायद हमें भी जो है मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ बढ़ना चाहिए। साथ साथ दूसरा, जो चीन की सक्सेस थी सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी 1978 में जब इसने इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को ओपन किया है, तो उस उनकी भी जो सक्सेस थी, उनकी जो पॉवर्टी रिडक्शन थी, देश की तरक्की थी, वो सारा देख करके ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिया को सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमारे अंदर भी, मतलब हमें अपनी स्ट्रेटजी को लुक आउट करने की ज़रूरत है। क्या हम भी डेवलप कर सकते हैं? क्या हम भी आगे इसी तरह से बढ़ सकते हैं? ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। उसके बाद में डोमेस्टिकली द एप्रिशिएबल ग्रोथ परफॉर्मेंस इन ऑफ 1980s व्हिच वर induced by hesitant liberalization efforts strengthen the hands of pro-liberalization minority in bureaucracy and in government that has been instrumental in systematic reform in 1990। अब ये कह रहे हैं कि 19 वही बात हो रही है ना कि 1980 में जो शुरुआत है उसको आगे 1990 में बढ़ाया गया। तो ये कह रहे हैं कि 1980 के दौरान जो लिबरलाइजेशन थी उसके लिए लोग हेजिटेंट थे, मतलब हम अपने इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोलने के लिए तैयार नहीं थे, हेजिटेंट थे। लेकिन उन्होंने जो मतलब थोड़ा बहुत जो आइडियाज़ दिए थे उसका फ़ायदा हुआ, और उसको स्ट्रेंथन करते हुए जो आगे ब्यूरोक्रेसी आई हुई है फ्रेंड्स 1990 के दौरान, उन्होंने फिर हमारे देश में लिबरलाइजेशन को लाया। कहने मतलब है 1980 तक जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो लोग थे वो घबराते थे कि हम अगर दुनिया के लिए अपने देश को बिजनेस के लिए खोल देंगे तो शायद हम जो है परेशान हो जाएंगे। लेकिन चूंकि थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स वो लेकर के आए थे। अभी भी आप ऐसे देखिए, जैसे अभी भी आप साल भर में वो एलआरएस अगर आपको पढ़ा हो,
लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम के बारे में पढ़ा हो, तो 1 साल में आप $2.5 लाख है ना, भी विदेश में भेज सकते हैं। अभी भी एक तरीके से लिमिटेशन है ना? तो इस तरीके की लिमिटेशन उस समय और ज़्यादा थी, मतलब उस समय अभी तो $2.5 लाख भेज सकते हैं, हो सकता है उस समय 10,000 $12,000 पर ही रुका रहा हो। तो अगर कोई व्यक्ति 10,000 $12,000 जो है विदेश में ले करके जाएगा, तो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा और क्या ही बिज़नेस वहाँ पर फलेगा, फूलेगा फ्रेंड्स, ओके। द continuation of reform process and irreversibility of its direction could be explained with three interlinked political developments। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी रिफॉर्म प्रोसेस थी उसका कंटिन्यूएशन कैसे होता रहा और जो डेवलपमेंट की प्रोसेस थी उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज नहीं हुई। मतलब जैसे होता नहीं, हम बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, ये घट क्यों नहीं रही है। अगर उसके बारे में हम चाहें तो तीन इंटरलिंक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिनकी वजह से हम इन्हें कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है। तो वो तीन पॉलिटिकल इंटरलिंक्ड डेवलपमेंट कौन-कौन से थे? पहला है इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज एंड देयर इंक्रीज होल्ड इन नेशनल पॉलिटिक्स। पहला कारण है कि जो लोकल स्तर की पार्टियाँ था उनका उदय हुआ और उनका जो है नेशनल पॉलिटिक्स में होल्ड बढ़ता गया। कहने का मतलब है जैसे अगर देखा जाए तो पहले कांग्रेस पार्टी थी, फिर बड़े स्तर पर बीजेपी आई, है ना? तो यही लोग जो है रूल करते रहे। लेकिन जो छोटी-छोटी पार्टियाँ थी, रीजनल पार्टी है जैसे बहुजन समाज पार्टी है या साउथ साउथ साइड की काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं, है ना? तो उन सब का जो है इमर्जेंस हुआ, धीरे-धीरे वो रीजनल पार्टियाँ बढ़ी और उनका जो है नेशनल पॉलिटिक्स में इफ़ेक्ट बढ़ा। जब नेशनल पॉलिटिक्स में इफ़ेक्ट बढ़ता है, तो भई अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए वो बातें करते हैं, है ना? जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में सेकंड इज़ द बिगिनिंग ऑफ एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट सेंटर। साथ ही साथ में केंद्र में कोलिजन गवर्नमेंट मतलब मिली-जुली सरकार आनी शुरू हो गई जिसने भी असर डाला। अब मनमानी नहीं की जा सकती है। मिली-जुली सरकार में आपको बैलेंस बना करके चलना है। आप सारे फैसले एज़ ए डिक्टेटर नहीं ले सकते हैं, आपको पीछे होना पड़ता है क्योंकि दूसरी पार्टी अपना सपोर्ट खींचना शुरू कर देती हैं। ओके, तो ये दूसरा कारण था। थर्ड इज़ ग्रोथ एंड वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस ऑफ नीड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कैन बी अचीव्ड बाय मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म। तीसरा कारण ये था कि मतलब इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की जा रही थी, इसको मतलब ग्रोइंग और वाइड स्प्रेड मतलब पूरी तरह से फैला हुआ था कि नहीं, हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है, वाक़ई हमें ज़रूरत है। अब जबकि चाइना जो है लगभग 5,000 किलोमीटर लंबी जो है बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बना चुका है। हम अभी भी शुरुआत कर ही रहे हैं। मेरे ख़्याल से 1000-2000 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन का ज़िक्र अब होना शुरू हुआ है। तो मतलब यही है कि अब हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है, वाक़ई ज़रूरत है। दूसरे देश जहाँ हाइपरलूप और तमाम तरीके की नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, वहाँ पर हम अभी भी जो है मेट्रो, जो कि हो सकता है कि बहुत पहले ही कई देशों में सेटल हो चुकी है ना, जैसे न्यूयॉर्क वग़ैरह में मेट्रो वग़ैरह कॉन्सेप्ट बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है, बन चुकी है पूरा देश, मतलब उनका पूरा वो जो एरिया है न्यूयॉर्क का वो सारा कनेक्टेड है ना? फिर भी हम अभी पीछे ही चल रहे हैं। तो थर्ड यही कारण है कि मतलब रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत को महसूस किया गया और ये अचीव किया जा सकता है मार्केट ओरिएंटेड रिफ़ॉर्म ला करके ही। उन्होंने कहा कि मतलब मार्केट ओरिएंटेड रिफ़ॉर्म लाएँगे तभी ये हम अचीव कर सकते हैं। तो ये 3 जो है जो रिफ़ॉर्म प्रोसेस थी वो कंटिन्यू क्यों रही और उसकी जो मतलब तरक्की की जो दिशा है वो बदली क्यों नहीं, हम हमेशा क्यों तरक्की करते रहे, उसके पीछे 3 पॉलिटिकल कारण हैं। पहला कारण ये है कि स्थानीय स्तर की, रीजनल स्तर की पार्टियों का डेवलपमेंट मतलब इमर्जेंस हुआ, वो आगे बढ़ी और उनका नेशनल पॉलिटिक्स में अच्छा खासा इफ़ेक्ट रहा, जिसकी वजह से अब जो है उनको मतलब जो केंद्र में सरकार है उसको लोकल पार्टियों की बात माननी पड़ी। दूसरा है जो मिली-जुली सरकार का काम शुरू हुआ केंद्र में, मतलब जैसे कांग्रेस ही रूल करती रही 16 साल तक, मेरे ख़्याल से नेहरू जी ही प्रधानमंत्री रहे, है ना? तो मिली-जुली सरकार जब आई तो वो अपने मन के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते हैं। जब भी आप कुछ मनमानी करने की कोशिश करेंगे, दूसरी पार्टी अपना सपोर्ट खींचेगी, तो ऐसे में मजबूरी होती है और हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ती है। तीसरा है कि मतलब ये इस बात को महसूस किया गया कि हमें एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है और ये तभी अचीव किया जा सकता है जब हम मार्केट ओरिएंटेड रिफ़ॉर्म लेकर के आएँगे। Besides competing claims of various states of benefit, economic reform have been helped in sustain and momentum of reform process in India। तो ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं मतलब कि जो है इकोनॉमिक जो रिफ़ॉर्म हुआ है, जो ये बिसाइड्स इसके बावजूद है ना, कंपीटिंग क्लेम ऑफ वेरियस स्टेट्स ऑन बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज़ आल्सो हेल्प्ड इन सस्टेनिंग द मोमेंटम ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस इन इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट राज्य हैं फ्रेंड्स हमारे, है ना, उन्होंने भी मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस में अच्छा खासा मदद किया हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया जो है हमारा जो देश है
उसने रिफ़ॉर्म प्रोसेस के मोमेंटम को मेंटेन करके रखा हुआ है। ड्यूरिंग द रिफ़ॉर्म पीरियड सम स्टेट्स हैव परफॉर्म्ड वेल व्हाइल अदर्स हैव बीन लैगिंग। तो ये कह रहे हैं कि जब रिफ़ॉर्म चल रहा था तो उसमें कुछ राज्यों ने बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी और अपने आप को ग्रो कर लिया, जबकि कुछ राज्य जो है फिर भी पीछे ही रह गए। जबकि रिफ़ॉर्म पूरे देश पर हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों ने जिन्होंने अच्छी नीतियाँ अपनाई पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, वो आगे बढ़ गए। दिस हैज़ बीन द इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिसी एनवायरनमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, है ना? तो इसका ये किस बात का असर है कि पॉलिसी एनवायरनमेंट कैसा है और जो क्या नाम है क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस कैसी स्टेट लेवल की। जैसे अभी बात की जाए लालू यादव जब जो है चीफ मिनिस्टर थे जो है बिहार के, उनके दौरान में अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है उतना बेहतर नहीं है, जितना कि आगे सरकारें आईं और उन्होंने अभी जो करंट टाइम पे बिहार की स्थिति है और जो 20 साल पहले की बिहार की स्थिति देखी जाए या यूपी की ही बात कर लीजिए जो है पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेज आए हुए हैं। तो रिफ़ॉर्म हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य स्तर पर गवर्नेंस की क्वालिटी कैसी थी, पॉलिसी का एनवायरनमेंट क्या था, वो भी जो है डिसाइड करता है कि कोई भी राज्य कैसा इकोनॉमिकली आगे बढ़ता है। दोज स्टेट व्हिच रिकॉग्नाइज देयर पॉलिटिक्स है ना पॉलिसीज इन फेवर ऑफ मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म इन ट्यून विद नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइडेड हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट टू एंटरप्रेन्योर्स हैव रीप्ड मोर बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ हाई ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों ने इस बात को महसूस किया कि जो हमारे नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसी के साथ ट्यूनिंग करके जो भी पॉलिसीज़ लेकर के आए वो नेशनल पॉलिसी के सामंजस्य में थी, मतलब मिलती-जुलती थी, है ना? मार्केट ओरिएंटेड रिफ़ॉर्म किए उन्होंने, फ़ेवर किया, जो मैंने आपको बताया नहीं कि आपको एक कंपनी एस्टेब्लिश करनी है और आप 36 डिपार्टमेंट में केवल अप्रूवल लेते टहल रहे हैं, तो उस केस में इकोनॉमी आप मतलब आप उस केस में आदमी कंपनी एस्टेब्लिश करने में ही साल भर का टाइम लग जाएगा, प्रोडक्शन और ये सारी बातें अलग हो जाती हैं। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि एंटरप्रेन्योर के लिए काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिन राज्यों ने ऐसा किया कि उन्होंने जो नेशनल पॉलिसी थी उसी के जैसी ही मिलती-जुलती पॉलिसी मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म किया, उन्होंने जो है ज़्यादा बेनिफिट कमाया। उन्होंने मतलब फ़ायदा उठाया इस बात का। एंटरप्रेन्योर को जो है अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया, देखिए ना यहाँ पर। फ्रेमवर्क एंड प्रोवाइड हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट टू एंटरप्रेन्योर। जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको हैसल फ्री जो है इन्वेस्टमेंट अगर ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, तो उन्होंने इस बात का बेनिफिट कमा लिया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ हाई ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम, उनकी जो ग्रोथ है वो भी हाई है और पर कैपिटा इनकम भी हाई है। जैसे एक एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको बताऊं, जीएसटी का आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब कई राज्य हैं जिनमें क्या है, आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया, जीएसटी बन करके आपके घर पर आ गया। उसी जगह पर कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जीएसटी आपका बनकर तो आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जीएसटी वाले ऑफिसर आएंगे, वो चेक करेंगे और उसके बाद में आपसे जब तक 10-20 हज़ार रुपये नहीं ले लेंगे तब तक जो है वो आपका अप्रूवल नहीं देंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ऐसे केस में क्या है कि अब भाई जिस राज्य में जीएसटी आपने अप्लाई किया, आपको बन करके आ गया और आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, वो ज़्यादा अच्छा राज्य है या ऐसा राज्य अच्छा होगा, उसकी पॉलिसी अच्छी होगी कि नहीं जीएसटी आपका बन गया है, उसके बावजूद भी हम आएँगे, चेक करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, अगर सही रहेगा तो आपको बिज़नेस करने देंगे, अदरवाइज़ आपको बिज़नेस करने नहीं देंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है? तो ये हैं जो पॉलिसी एनवायरनमेंट आपको असर डालते हैं, पॉलिटिकल एजेंडे मायने रखते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ में हमारा ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होगा फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी चैप्टर नंबर 7 को लेकर के, तो मैंने यहाँ पर इसे कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।